नज़ीर, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर ईरान और इजराइल के दरमियान इंटेलिजेंस वॉर जारी है और ईरान ने बड़े गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए इजराइल के अंदर पेनिट्रेट किया है। इस वक्त खबर यह आ रही है कि ईरान इजराइल की हसास तरीन जो एयर बेसेस हैं उनके अंदर भी दाखिल हो गया है और उनकी सेंसिटिव लोकेशंस, उनकी इमेजेस और जो सेंसिटिव डाटा है उस तक उसने रसाई हासिल कर ली है। इजराइल के अंदर इस सूरत की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो आज तक कोई भी नहीं कर सका है। तो अब यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन इजराइल की इस हवाले से हो रही है कि इजराइल की एक शील्ड ये थी कि वो एयर डिफेंस में उसकी शील्ड समझी जाती थी, इंटेलिजेंस के अंदर उसकी शील्ड समझी जाती थी। इस दोनों के अंदर जब ईरान घुस गया है, इन्फिल्ट्रेट कर गया है और बुरे तरीके से शिकस्त दी है इजराइल को, डैमेज किया। उधर लेबनान के हवाले से सूरत हाल यह है कि लेबनान को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और अब लेबनान को कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे वगरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये अब लेबनान को जो नया मैसेज डिलीवर किया गया, ओनली इन 1 मंथ, यानी अगला साल शुरू होने से पहले पहले हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है। उधर गजा, शाम, यहां से बहुत खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं। गजा में धमाके सुने जा रहे हैं और इजरायली आर्मी ने कहा है कि उसने गजा में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और उसने कहा है कि सदर्न सीरिया में वो ऑपरेशन कर रही है। पता नहीं क्या ऑपरेशन वो कर रही है, लेकिन धमाके जो है वो इस वक्त गजा में सुने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगले घंटों में भी मजीद बॉम्बिंग गजा में होने जा रही है और साथ सीरिया में इजरायली आर्मी ने मजीद जो है वो आगे एडवांस किया है। तो नेतन्याहू के वहां पर जाने का मकसद ज़ाहिर है हम उस वक्त बता चुके हैं कि वो ऐलान जंग था कि हम यहां आ गए हैं और हम यहां पर रहेंगे, कोई हमें यहां से निकाल नहीं सकता। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, मामला किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने एक और डिफरेंट चीज शेयर करता हूं। एक तरफ यह है कि रीजन में इजरायली एग्रेशन है, इजरायली एक्सपेंशन है, इजराइल की इंप्यूनिटी है, जो ऐसा लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है और बस इजराइल इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, बमबारी करता चला जाएगा और उसकी बदमाशी जब वो चलती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। जो असल खबर है, जो असल बात है वो ये है कि जो उधर वेस्टर्न एम्पायर में, अमेरिकन एम्पायर में जो तब्दीली आ रही है, असल खबर वो है। क्योंकि खुद अमेरिकन एम्पायर इस वक्त जिस टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है उसका लाजमी यह नतीजा है कि ये इजराइल की बदमाशी चलने वाली नहीं है। जो अभी तक अगर आप देखें तो वैसे भी कोई स्ट्रेटेजिक गोल हासिल करने में नाकाम हुआ है। तो अमेरिकन एम्पायर में इस वक्त अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा, यानी तारीख में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली हमें ट्रबल के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। और इस वक्त अमेरिकन एम्पायर जो है नाज़रीन, और यूरोपियंस भी आप देख लें, वो रिसीविंग एंड पर हैं। आपने लास्ट इन तमाम डेकेड्स में कब ऐसा सुना था कि अमेरिका यूरोपियंस को कह रहा है इतने $100 बिलियन दो, जापान को कह रहा है, साउथ कोरिया को कह रहा है। हालांकि अमेरिका के बारे में तासुर तो यह है कि यह पैसे देता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका पैसे ले रहा है। आप जरा ठहर कर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। $500 बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट से जब लिए जा रहे हैं, तो अमेरिका पहली बार इकोनॉमिक ट्रबल्स की वजह से रिसीविंग एंड के ऊपर आ गया है। और यूरोपियंस पता नहीं वो $500 बिलियन नहीं देने वाले हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। और जापान कहां से $500 बिलियन देगा, वो नहीं दे सकता है। साउथ कोरिया $350 बिलियन कहां से देगा, वो नहीं दे सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट की इस वक्त। सऊदी अरेबिया ने कहा हम 1 ट्रिलियन देंगे, यूएई ने भी ट्रिलियन ऑफ डॉलर, और इसके साथ कतर ने $1.2 ट्रिलियन कहा है। तो देखिए ये जो पैसा है ये आगे कहां लगने जा रहा है और अमेरिका को इस पैसे की अब इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ जरूरत क्यों है, हालांकि वो खुद $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो देखिए ये जो पैसा है, जो आगे एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च हो रही है, और मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे वीडियोस के अंदर कि आगे आगे दुनिया का जो फैसला होगा वो इस बात पर होगा कि कौन टेक्नोलॉजीज में लीड करता है। जो टेक्नोलॉजीज में लीड करेगा वो दुनिया को लीड करेगा। अच्छा, अब ये जो पैसा है ये उन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में, रिसर्च करने में और अपनी हेजेमनी कायम रखने में, यानी टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करने में ये पैसा बहुत जरूरी है। अगर ये पैसा यहां से नहीं जाता तो अमेरिकन इकोनॉमी का भट्टा बैठ सकता है। यानी जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है वो ये है कि अमेरिका रिसीविंग एंड पर आ गया। तो इसलिए आपको लगता है ये जो मुआहदे हो गए हैं ये बिला वजह मुआहदे हो गए हैं। वो अमेरिका जो सिर्फ इजराइल को F-35 देकर बैठा हुआ था, तो क्या पहले सऊदीज के पास पैसे नहीं थे लेने के? ये टर्की के पास, टर्की ने तो पैसे भी दिए हुए हैं, फिर क्यों नहीं मिले? तो आपको क्या लगता है अमेरिका को रहम आ गया है? अमेरिका क्यों मजबूर हुआ है? क्योंकि अब उसने अपने एम्पायर को, अपनी उस पावर को जब वो देखना है। और जो चाइना के साथ उस वक्त जंग, क्या चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे ले रहा है? मिडिल ईस्ट को कह रहा है, उधर को कह रहा है कि हमें पैसे दें, नहीं, उसकी इकोनॉमी तो वो खुद मैनेज कर रहा है, यानी अमेरिका को पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए जो खुद पैसे ले रहा है वो अब ये पैसे इजराइल को भेजेगा? और मुझे ये बताइए
ये मिडिल ईस्ट से पैसा जाएगा वहां, वहां से बनेगी टेक्नोलॉजीज। तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज इजराइल को मिलेंगी और फिर इजराइल इन्हीं मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर इस्तेमाल करेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? तो दुनिया इन रियल वे तब्दील हो रही है। ये तब्दीली आज से पहले कभी भी नहीं आई कि अमेरिका रिसीविंग एंड पर है और अब उनकी टेक्नोलॉजीज में दारोमदार है इस पैसे का जो मिडिल ईस्ट से जाने वाला है। तो ये एक बड़ी हिस्टोरिक लेवरेज है जो मिडिल ईस्ट को हासिल हो गई है। अब वो इसको फलस्तीनी कॉज के लिए इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, ये एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। वो देखेंगे वो करेंगे नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, तो वो करेंगे नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा। इजराइल की हेजेमनी चैलेंज होने जा रही है और हो चुकी है। यानी इस वक्त इजराइल डिक्टेटिंग पोजीशन में नहीं है। पहले कहा F-35 नहीं देने देंगे, फिर दे दिए, फिर कहा नॉर्मलाइजेशन करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई, अब कहते हैं ये डाउन ग्रेडेड मिलेंगे। जरा सेंसिबली देखिए, सऊदी अरेबिया 1.1 ट्रिलियन डॉलर देने जा रहा है, वो डाउनग्रेडेड F-35 लेगा? सोचिए, क्योंकि देखिए पहले कभी ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो 1 ट्रिलियन देकर सऊदीया डाउनग्रेडेड लेगा और इजराइल जो कुछ भी नहीं दे रहा अमेरिका को, बल्कि उससे पैसा ले रहा है, उसको वो एडवांस देते रहेंगे, एडवांस जेट्स देते रहेंगे। ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। वो इजराइल इस वक्त बहकी बहकी बातें कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ एरोगेंस के अंदर नहीं, हम ही सुपीरियर नहीं, वो सुपीरियर नहीं है, उनकी सुप्रीमेसी इस वक्त चैलेंज हो चुकी है। ये जो एमबीएस का दौरा हुआ है, ये कोई मामूली दौरा है? यानी एमबीएस को इतना बड़ा इस्तकबाल ट्रंप दे रहा है। यू नो कि अब ट्रंप की पर्सनालिटी आप अच्छे तरीके से जान गए। ब्रिटिश लीडर आया है, अब जनाब फ्रांस का मैक्रोन आया, जर्मन चांसलर आया, यू नेम इट, दुनिया के लीडर्स गए हैं। किस लीडर को ये वाला प्रोटोकॉल मिला जो एमबीएस को मिला है? तो आप देखें कैसे, यानी एमबीएस जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर उन्होंने अपनी लीडरशिप को जब एस्टैब्लिश किया है। तो वजह क्या है? मतलब ट्रंप जैसा बंदा और अमेरिका जैसा, वो क्यों इतना इस्तकबाल और सारी बातें कर रहे हैं? और उधर आपने देखा डिनर में तो सारे जो उनके टेक्नोलॉजिकल हेड हैं वो आए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आए हुए हैं, इलोन मस्क आया हुआ है, मतलब जो है वो एनवीडिया वाले आए हुए हैं, यानी वो सारे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये जो पैसा जा रहा है वो कहां जाना है? वो इन कंपनीज में जाना है। इलोन मस्क की कंपनी में जाएगा, एनवीडिया में जाएगा, ओपन एआई में जाएगा, ठीक है ना, ऑरेकल के अंदर जाएगा। तो अब वो प्रोजेक्ट्स बनाकर बैठे हुए हैं कि ये इतने $100 का प्रोजेक्ट है, तो अब इस पैसे के साथ लिंक हो गया। तो वो पैसा इधर से ले रहे हैं, वो इजराइल को कहां से भेजेंगे? तो ये थोड़ी सी लंबी बात है, लेकिन असल ये बहुत बड़ी चीज है, तारीख में पहली बार हो रही है। पहले क्या है? अमेरिका है, यूरोप है, वेल्थ का मरकज वो है, इकोनॉमीज उनकी सबसे बड़ी है, मिलिट्री का सबसे बड़ा ताकत उनके पास है। तो मिलिट्री अभी भी उनके पास है, लेकिन जो इकोनॉमिकल तब्दीली है वो आ चुकी है। और इकोनॉमिकल के बाद आगे आगे पॉलिटिकल और जो मिलिट्री है उसका डाउनफॉल होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जितनी अमेरिका को इन मुल्कों की जरूरत है, इन मुल्कों को आज अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है। आज इन मुल्कों के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं चाइना की सूरत में, और खुद ये अपने एडवांस। आप बताएं मुझे, यूरोपियंस भागे भागे टर्की के पास क्यों आ रहे हैं? वो टर्की जिसको इन्होंने कभी यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होने दिया, आज उसी टर्की के पास भागे भागे क्यों चले आ रहे हैं? तो देखिए, एडवांस वेपन ये बना रहे हैं, जेट्स भी वो अपने बना रहे हैं, ऑप्शन चाइना की सूरत में खुले हैं, रशिया कह रहा है हम देने के लिए तैयार हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये जो ग्लोबल शिफ्ट है वो आ रहा है, और इजराइल की इस एंटिटी का कायम होना एक ग्लोबल फिनोमेना है। तो ग्लोबल सतह पर जो तब्दीली आएगी उसका बरह रास्त ताल्लुक जब मिडिल ईस्ट के साथ होगा और इजराइल की इस बदमाशी के साथ होगा। तो ऑन ग्राउंड इजरायली मकासद हैं, आखिरी वक्त वो फिरौन ही रहेंगे, उनकी ना अप्रोच में तब्दीली आएगी, ना वो कोई अमन की बात उनसे हो सकती है, ना वो करेंगे, उनकी बमबारी जारी रहेगी, और एकदम से आप देखेंगे कि ये बदमाशी का खात्मा होगा, ठीक है ना। जैसे कल अल जज़ीरा की हमने रिपोर्ट आपके सामने रखी कि आइसोलेटेड इजराइल। अच्छा, अब ये आर्गुमेंट मैं आपके सामने साबित करता हूं, ठीक है, मैं ऐसे ये बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने ये मुकदमा, ये आर्गुमेंट साबित करता हूं कि ये ऐसा हो रहा है। अब पहली ये खबर देखिए, गोल्डन डोम ट्रंप ने अनाउंस किया, दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम होगा। आज क्या खबर सामने आ रही? ट्रंप का गोल्डन डोम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। वाई? ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रबल। कभी आपने अमेरिकन प्रोजेक्ट्स के बारे में ये सुना था कि उनके प्रोजेक्ट्स जब वो इकोनॉमिक ट्रबल की वजह से रुक गए हैं? आज ये बात आप चाइना के हवाले से नहीं सुनेंगे कि उनका कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ट्रबल की वजह से रुक गया, ठीक है, अमेरिका के रुक रहे हैं। गोल्डन डोम जिसको ट्रंप ने बड़ा प्राउडली जो है वो अनाउंस किया। अच्छा, अब उसका पहला फेज होना था जिसके लिए $25 बिलियन चाहिए थे, वो $25 बिलियन पूरे नहीं हो पा रहे, तो अब वो फटा बना हुआ है। और अब थ्रेटनिंग ट्रम्प्स गोल ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग द शील्ड बाय 2028। तो ट्रंप का ये प्लान था कि 28 में ज़ाहिर है कि इलेक्शंस होने हैं, 2028 के नवंबर में होंगे, और जनवरी के शुरू में ज़ाहिर है कि या ट्रंप अगर थर्ड टर्म में हलफ लेंगे या अगला सदर लेगा, तो 28 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, आखिरी साल में, इलेक्शन ईयर में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए। अब वो भी खतरा पड़ गया कि वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगा, उसका पहला फेज आगे नहीं बढ़ रहा,
$25 बिलियन पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, ये मैं उस पॉइंट को साबित कर रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखिए, अर्जेंटाइन, आप जानते हैं अर्जेंटाइन की जो गवर्नमेंट है और इसका जो सदर है, जिस दिन ईरान पर हमला हुआ ये यरूशलेम में था और नेतन्याहू और ये दोनों जो है वो वेस्टर्न वॉल के ऊपर गए। अच्छा, लेकिन जब मिसाइल पड़े तो फिर इनकी अकल ठिकाने आई। तो अर्जेंटाइन की जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी मतलब ट्रंप इंतजामिया और वो बहुत इस वक्त क्लोज हैं। अभी रिसेंटली वहां पर इलेक्शन हुआ जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि अगर इसको ना जितवाया तो मैं पैसे ही नहीं दूंगा अर्जेंटाइन को। ट्रंप ने वादा किया कि मैं $20 बिलियन दूंगा, अर्जेंटाइन की इकोनॉमी बहुत खराब है। आज क्या खबर है, इलेक्शन हो गया, वो जीत गया, ट्रंप की धमकी काम कर गई। आज क्या खबर है, वो जो $20 बिलियन का बेल आउट है, क्योंकि अर्जेंटाइन की इकोनॉमी का बुरकस निकला हुआ है, तो वो $20 बिलियन ट्रंप ने कमिट किए थे, जो जेपी मॉर्गन और आगे पीछे सारे ग्रुप से जाने थे अर्जेंटाइन को। आज खबर है कि वो नहीं जा पा रहे, वो पैसे नहीं है, वो उनको नहीं दे पा रहे। ये पहली बार, ये आप पहली बार देख रहे हैं। $20 बिलियन भी वो अपने करीबी तरीन ने था दी अर्जेंटाइन, उसको नहीं दे पा रहे। मुझे बताइए कब तक इजराइल को देंगे? ठीक है ना, इजराइल ठीक है इस फहरिस्त में आखिर पर है, यानी उन्होंने साउथ कोरिया को भी कर लिया, जापान के साथ भी सख्त डील की, यूरोप को भी धुतकार रहे हैं, इजराइल के साथ वो सख्ती अभी तक नहीं की, ये बात ठीक है। तो इजराइल इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है, लेकिन उसकी बारी आने वाली है। देखिए, पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन एम्पायर कोई कल जब वो कोलैप्स हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। चीजें नजर आ रही है ना कि आगे ये होने जा रहा है, और फिर अवाम का प्रेशर कि भाई हमें हाउसिंग अफोर्ड नहीं हो रही, आप इजराइल को पैसे दे रहे हैं, नहीं चलने वाला है। कनाडा की खबर देखिए, उनकी इकोनॉमी तो इंटीग्रेटेड है ना, तो एक एक मुल्क की मैं आपके सामने इस वक्त का सिनेरियो रख रहा हूं इस बात को साबित करने के लिए कि वहां तब्दीली आ रही है जिसका बड़ा रास्त असर यहां होगा। सीबीसी गवर्नमेंट सेज कि हाउसिंग क्राइसिस ओवरब्लोन, बिल्कुल ये ब्लो कर चुका है। इन मैनी कंट्रीज इंटायर फैमिली शेयर वन रूम एंड कैनेडियंस आर स्पॉइल्ड। मतलब बहुत सारे वेस्टर्न मुल्कों में हाउसिंग का क्राइसिस ओवरब्लो कर चुका है, और कनाडा की भी ये सूरत हाल है, कैनेडियंस आर स्पॉइल्ड एंड बहुत सारी फैमिलीज एक एक रूम शेयर करने पर मजबूर है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब आज देखिए रॉयटर्स की खबर, यूई ने अनाउंस किया है कि वो $50 बिलियन कनाडा में इन्वेस्ट करने जा रहा है। कनाडा की इंडस्ट्री में सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी। $50 बिलियन इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर कोई और कंट्री नहीं है मिडिल ईस्ट के अलावा जो यूरोपियंस और कनाडा और अमेरिका में इतने पैसे इन्वेस्ट कर सके। ये बड़ी हिस्टोरिक लेवरेज है जो मिडिल ईस्ट के मुल्कों को हासिल हुई इस वक्त, यानी नो कंट्री ऑन प्लेनेट अर्थ जो उधर इतनी इन्वेस्टमेंट करे। मतलब चाइना की तो बात ना करें ना, चाइना के साथ तो फटा है, बाकी हम मुल्कों की बात कर रहे हैं। अब देखिए $50 बिलियन, तो कनाडा को अगर ये मुल्क कहेंगे कि भाई फलस्तीनी रियासत की बात करनी है तो कनाडा को करनी पड़ेगी। ठीक है, और उनको अगर कहा जाए कि भाई सीरिया पर ये पोजीशन लेनी है तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है ना भाई। पहले उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, पहले तो वो डोमिनेट कर रहे थे, अब इकोनॉमी ट्रबल का शिकार है। और टर्की की एग्जांपल इतनी बड़ी एग्जांपल है कि यूरोपियंस की वो मोनोपोली और डोमिनेंस किस तरह से चैलेंज हो रही है। अभी बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर $10 बिलियन लेने सऊदी अरेबिया आया। ठीक है, $10 बिलियन क्या है उनके लिए, तो लेने पड़ रहे हैं। अब फिर यूरोप में एक और क्राइसिस है, इमिग्रेशन का क्राइसिस। अच्छा, अब वो इतना मसला वहां पर बना हुआ है कि दो मुल्क आपस में इमिग्रेशन के हवाले से फैसले कर रहे हैं और वो निकालकर साथ वाले मुल्कों में धकेल रहे हैं, और साथ वालों को मसला है और यूरोपीय यूनियन उनको कह रहे कि भाई ये मुहाजिर ठीक नहीं है, लेकिन वो मुल्क करेंगे, हम तो करेंगे, हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रही है कि मैं तो हर सूरत जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको अल्बानिया भेजूंगी विद और विदाउट यूरोपीय यूनियन अप्रूवल। क्योंकि देखे ना, वो भाई साथ जिस मुल्क में वो भेज रहे हैं वो तो भी तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन का एग्रीमेंट हुआ इमिग्रेंट्स के हवाले से, उसको बाकी यूरोपीय यूनियन के मुल्कों ने रिजेक्ट किया, स्पेन ने, ये वो सारा, उन्होंने कहा ये सही नहीं है, उन्होंने कहा जी हम तो करेंगे। अब इनका हुआ है, वो कह रहे हैं भाई ये तो सही नहीं है, भाई आप हमारी तरफ मसला हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं नहीं हम तो करेंगे। ठीक है, यानी मल्टी लेयर क्राइसिस है। कब तक इजराइल की इकोनॉमीज को फंड करेंगे जब उनकी अपनी इकोनॉमीज की हालत है। और इजराइल की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, ये वेस्ट का पैसा है, वेस्ट की कंपनीज हैं, ये सब वेस्ट का है। ठीक है ना, तो ये एक बदलती वेस्टर्न वर्ल्ड है, और उसमें यह है कि ये वाली इजराइल की बदमाशी, और इजराइल को ये चाहिए था, खुद उनके हिस्टोरियंस ने लिखा कि इजराइल के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का एक ही रास्ता था, दैट वाज कि वो रीजन में भाईचारा कायम करता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने वॉर क्राइम्स किए हैं सीरिया में, लेबनान में,
यमन में, ईरान के अंदर, ठीक है ना, ये सारा उसने किया है। तो उसका कंडक्ट सबके जब सामने आ चुका है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एमबीएस ने नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल जो है वो नथी कर दिया फलस्तीनी रियासत के साथ। फलस्तीनी रियासत के बगैर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, वाशिंगटन पोस्ट। अच्छा, उधर ईरान जो है वो इनकी वो इस वक्त धज्जियां उड़ा रहा है, बड़ी जिल्लत का सामने इस वक्त इसराइल को है। इजरायली एयरफोर्स के अंदर घुस गए हैं ईरान के एजेंट्स। अब इजरायली एयरफोर्स बेस पर काम करने वाला एक इजरायली फौजी, वो ईरान के लिए स्पाई कर रहा था और आज वो पकड़ा गया है। 21 ईयर ओल्ड, कल एक खबर आई आपके सामने कि 22 ईयर ओल्ड था वो, आज 21 ईयर ओल्ड और एयर बेस के ऊपर। और ये है तजरीम एयर बेस है और इसने सेंसिटिव प्लेसेस बाकियों के ऊपर फोटोज वगैरह लिए और फोन्स को जाकर प्लेस किया डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। हैवी मिशन इसकी जानब से किए गए और इसको एक मिशन यह भी दिया गया कि इसने हैंड गन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखनी थी और इसका एक मकसद यह भी था कि ये कितना प्रिपेयर है बड़े ऑपरेशन करने के लिए, वो भी चेक किया जा सके। तो इसने वो मिशन जो है वो पूरा किया। और मजीद इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई। द मिशन वाज टेस्ट टू एनालाइज हिज रेडीनेस इन एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो। तो ईरान पता नहीं कहां कहां तक पेनिट्रेट कर गया, ठीक है, एक ये बात हो गई। तो अब इजरायली आर्मी जो है जो बिल्कुल फारिग हो चुकी है, 1 लाख के करीब उनकी कैजुअलिटीज हैं, जो खुद उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के नंबर हैं, जो इनके लोगों ने अपनी जाने ली हैं, फौजियों ने, वो नंबर्स आपके सामने हैं। 2 रोज के बाद 300 ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने कहा कि हमारी सर्विस को फौरी टर्मिनेट किया जाए। तो ये ओवरऑल अंदरूनी सूरत हाल। अब वो कभी इधर बमबारी कर, कभी उधर कर, कभी उधर। अब गाजा में इस वक्त जब ये बमबारी कर रहे हैं, हियरिंग एक्सप्लोजन साउंड इन गाजा रिजल्टिंग फ्रॉम आर्मी डिस्ट्रॉइंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नॉर्थ गाजा में धमाके सुने जा रहे हैं। आर्मी ने कहा है कि मजीद धमाके जब सुने जाएंगे और कमिंग आवर्स के अंदर बहुत सारे धमाके गाजा के अंदर होंगे। ये इस वक्त गाजा में वो अटैक्स कर रहे हैं, बड़ी ब्रूटल इस वक्त सूरत हाल। और इसके अलावा इजरायली ड्रोन ड्रॉप्स ग्रेनेड ऑन चिल्ड्रन इन गाजा, इंजर्ड 4। यानी इजराइल के ड्रोन्स ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को प्रिसाइजली टारगेट कर रहे हैं। मतलब को हद है, मतलब इनको, मतलब इससे बड़ी कोई ईवल एंटिटी इस वक्त दुनिया में नहीं है जितने ये ईवल है। बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर इनके ड्रोन्स उनको टारगेट कर रहे हैं। ये रशिया ने किया होता था, वहां पर जो है वो ये एटम बम चला चुके होते। सीरिया में देखिए इजराइल ने मजीद इनकरियन की है और इजरायली आर्मी कह रही है कि हमने सदरन सीरिया में सेवरल ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब ये सेवरल ऑपरेशंस जो है वो क्या हैं, ठीक है, सीरिया में भी वो आगे जब जा रहे हैं। और लेबनान के हवाले से सूरत हाल ये है कि इजरायली मीडिया ने कहा है कि इजराइल अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको शिफ्ट कर रहा है। लिमिटेड अटैक से बढ़कर अब वो वेव्स ऑफ अटैक्स इन लेबनान शुरू कर दिए उसने। वेव्स में अटैक, मतलब 20-20, 30-30 स्ट्राइक्स एक साथ हो रही हैं। और लेबनान जो है वो कमिटेड है डिसआर्मिंग पैलेस्टीनियन कैंप्स बट हमास थ्रेट्स कंटिन्यू। अब वो ये नया जो इन्होंने शोषा छोड़ा है कि हमास लेबनान में एक्टिव है, और कहां एक्टिव है, वो जहां पर फलस्तीनी रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं। मतलब इनसे बड़ा कोई जालिम है नहीं। तो अब ये जो फलस्तीनी रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं उनके कैंप के ऊपर ये अटैक कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट मजीद हमलों की आप कह लें कि एक जस्टिफिकेशन की कोशिश है। और एसोसिएटेड प्रेस लिख रहा है कि अब लेबनान से ये डिमांड किया गया है कि इस साल के खत्म होने से पहले जो है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए। तो लेबनीज मिलिट्री सोर्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी लेबनान करना चाहता है, वो कहते हैं 1 महीने में हम नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ऑल फॉरेन डिक्टेट्स ऑन लेबनान आर रिजेक्टेड। ये जो सारी गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है और अमेरिका जो प्रेशराइज कर रहा है, इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और ये किसी सूरत हम नहीं होने देंगे। सो बड़ा मुश्किल टाइम है लेबनान के लिए, और टर्की को, सऊदी अरेबिया को, कतर को, इन मुल्कों को जो है वो आगे आना चाहिए और सही अप्रोच लेनी चाहिए, बजाय इसके कि इस माहौल में लेबनान का क्राइसिस बढ़ाएं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोका करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।